नमस्ते दोस्तों। हिंदी महादेव एकेडमी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, पढ़ने से पहले एक मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। ना हार होनी चाहिए, ना थकान होनी चाहिए। ना हार होनी चाहिए, ना थकान होनी चाहिए। जीत के लिए निकले हो, बस जीत होनी चाहिए। इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि हार को भी हार से शर्म आनी चाहिए। इतनी मेहनत करो दोस्तों, इतना पसीना बहाओ, इतना पसीना बहाओ, जम के मेहनत करो। देखिए, हम पढ़ रहे थे व्यंजन, और व्यंजनों में भी व्यंजनों के प्रकार। व्यंजनों के प्रकार 3 प्रकार हमारे हो चुके। चौथा संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जो 2 व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं। यानी 2 व्यंजनों को मिलाकर जो व्यंजन बने उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी में इनकी संख्या 4 होती है। छ, त्र, ज्ञ, श। क, श से मिलकर छ, त प्लस र से मिलकर त्र, ज प्लस य से मिलकर ञ, श प्लस र से मिलकर श। हिंदी में इनकी संख्या कितनी होती है? 4। देखिए, संयुक्त उसे कहते हैं, यानी संयुक्त किसे कहते हैं? संयुक्त जब कोई चीज मिल जाए, मिलना यानी मिलाप, मिलने को क्या कहते हैं? संयुक्त। तो संयुक्त व्यंजन। अब बात किसकी चल रही है? व्यंजनों की। बात किसकी चल रही है? व्यंजनों की। यानी व्यंजन में क्या है? वर्ण। तो 2 वर्ण जब मिलेंगे तो वो क्या बनेंगे? संयुक्त व्यंजन। अब इनकी संख्या हिंदी में कितनी होती है? 4। क प्लस श बराबर 6, त प्लस र बराबर त्र, ज प्लस य बराबर ज्ञ, श प्लस र बराबर श्र। यानी रटना है नहीं, सिर्फ समझना है। देखिए, मैं आपसे पहले से तब से बता रहा हूं, तभी से कह रहा हूं मैं कि आप हेडिंग को पकड़िए सिर्फ। यानी परिभाषा तो अपने आप याद हो जाएगी, स्वतः ही अपने आप याद हो जाएगी। यानी समझ गए तो समझो याद हो गया, और नहीं समझे तो समझो याद कुछ नहीं होगा। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त कहते हैं मिलाप को, यानी मिलने को क्या कहते हैं? संयुक्त। अब व्यंजन यानी वर्णों की बात चल रही है, तो मिलेंगे क्या? वर्ण। तो तब 2 वर्ण मिलेंगे, संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। अब आते उच्छिष्ट व्यंजन, जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को छुए। किसको? मूर्धा को। जीभा यानी जीभ पहले मूर्धा को छुए ऊपर उठकर, फिर झटके के साथ नीचे आए। देखिए, और फिर झटके के साथ नीचे आई, उन्हें उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। उन्हें उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। उन्हें उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। ट वर्ग को उच्छिष्ट वर्ग भी कहा जाता है। जो ट वर्ग है ना, ट, ठ, ड, ड, ढ़, ये क्या है? ट वर्ग को उच्छिष्ट व्यंजन भी कहते हैं। इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन। देखिए, इनकी संख्या कितनी है? 2। किसकी? उच्छिष्ट व्यंजन की। अब हम उच्छिष्ट व्यंजन कहें या फिर द्विगुण व्यंजन कहें, बात एक ही है। वर्ण, वर्ग, उच्चारण स्थान। ड ण वर्ग मूर्धन्य, उच्चारण स्थान मूर्धा। उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। देखिए, नोट ये हिंदी के नवीन विकसित व्यंजन हैं। ये हिंदी के क्या है? नवीन विकसित व्यंजन। ये संस्कृत में नहीं होते, हिंदी में इनका विकास नया है। कैसा है? नया है, तभी यहाँ नोट। हिंदी में ये वर्ण क्या है? नए। हिंदी में क्या है? नए। तो ये हिंदी के नवीन विकसित व्यंजन हैं, ये संस्कृत में नहीं है। देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा चैप्टर है कि यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन बने कुछ नहीं पता, और हर एग्जाम में, यानी जहाँ भी हिंदी आती है वहाँ कौन सा क्वेश्चन आ जाए कुछ नहीं पता। ये अपने आप में क्वेश्चन प्लस आंसर दोनों है, क्वेश्चन और आंसर दोनों है। देखिए, मैंने इतने साधारण वे में लिखा है इसे
कि आपको याद करने में कोई भी कठिनाई ना हो। और वैसे भी ये तो अगर कोई समझ गया, और कोई भी सब्जेक्ट ले लो आप, अगर समझ गए तो जान गए, अगर नहीं समझे तो उसे नहीं जाने। सिर्फ समझने का खेल है और किसी का खेल नहीं है। अब आते हैं हम, ये क्या हुए, ये हुए व्यंजनों के प्रकार। 3 हमने पहले पढ़े, दो अब पढ़े। ये कितने हुए, 5 प्रकार। मैंने बताया था ना 33 या फिर 39। अब 33 जो इससे यानी जो 3 पढ़े, अगर उनकी संख्या देखेंगे तो कितने होंगे, 33। अब अगर ये भी मिला दे जाए 4 और 2, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 39। तो कुल व्यंजन 39, या फिर परंपरागत रूप से व्यंजन पूछे जाएं तो 33 व्यंजन। अब आते हैं हम वर्णों का वर्गीकरण। वर्णों का वर्गीकरण, एक होता है घोषवत्व के आधार पर, यानी घोषवत्व के आधार पर, और दूसरा होता है प्राण या काकल के आधार पर। अब घोष यानी घोष किसे कहते हैं, देखिए सबसे पहले आप ये स्वतः अपने आप याद हो जाएंगे। घोष, घोष किसे कहते हैं आप सबसे पहले ये समझिए। घोष उसे कहते हैं यानी स्वर यंत्र, स्वर यंत्र ध्वनि में कंपन, कंपन स्वर यंत्र ध्वनि के कंपन को क्या कहते हैं, घोष कहते हैं। क्या कहते हैं, घोष। अब घोषवत्व के आधार पर 2 प्रकार के, अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। अब सघोष, सघोष को घोष भी कहते हैं। देखिए घोषवत्व के आधार पर 2 प्रकार के, अघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन को ही घोष व्यंजन कहते हैं। अब प्राणत्व यानी काकल के आधार पर हम कहें, या प्राणत्व के आधार पर, या फिर हम कहें काकल के आधार पर, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प यानी छोटा, महा यानी बड़ा। अब प्राण, प्राण कहते हैं वायु को, किसको, वायु को। देखिए यहां मैं तब इसकी परिभाषा बताऊंगा, पूरा इस तरीके से बताऊंगा, याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। यानी बस जो मैं बता रहा हूं उस पॉइंट को, छोटे से पॉइंट को पकड़िए, परिभाषा अपने आप याद हो जाएगी। घोष, मैं फिर रिपीट करता हूं, घोष कहते हैं स्वर यंत्र, स्वर यंत्र ध्वनि में कंपन को क्या कहते हैं, घोष कहते हैं। स्वर यंत्र ध्वनि में कंपन को क्या कहते हैं, घोष कहते हैं। अब प्राण, प्राण कहते हैं वायु को। प्राण किसे कहते हैं, हिंदी, यहां देखो मैं इसकी बात कर रहा हूं, हम हिंदी देख रहे हैं, हिंदी में भी हम क्या देख रहे हैं, व्यंजनों का वर्गीकरण। तो यहां जिस प्रकार से जिसका अर्थ है मैं उसी प्रकार से बता रहा हूं, ना कि किसी दूसरी सब्जेक्ट के अनुसार। यानी प्राण कहते हैं वायु को, प्राण किसे कहते हैं, वायु को। अब अल्प, अल्प यानी छोटा, महा यानी बड़ा। तो अल्प है तो प्राण यानी वायु, अल्प यानी छोटा यानी कम, तो कम वायु, महा यानी ज्यादा वायु। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ गए होंगे आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया दोस्तों, हेडिंग करिए वर्गों का, वर्णों का वर्गीकरण, वर्णों का वर्गीकरण।
वर्णों का वर्गीकरण। इसमें भी घोषत्व के आधार पर और यहाँ प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर। सबसे पहले हम देखेंगे घोषत्व के आधार पर। घोषत्व अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन, अघोष अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्र, स्वर यंत्र, स्वर यंत्र ध्वनि में, ध्वनि में कंपन उत्पन्न ना हो, ना हो, उन्हें अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन, उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्र ध्वनि में कंपन उत्पन्न ना हो, उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अघोष व्यंजन कहते हैं। देखिए, हर वर्ग का पहला और दूसरा हर वर्ग का पहला, यहाँ कॉमा लगाइए, पहला, दूसरा और श, स, ये क्या है? अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन। देखिए दोस्तों, सामने एक खिड़की है, वहां से ना प्रकाश सीधे इस पे आ रहा है। मैंने वहां पे वो लगाया था पर्दा, वो थोड़ा हट गया है, तो इसीलिए मैं अपने मुंह से साथ के साथ बोलते जा रहा हूँ। शायद इस पे वो प्रकाश डायरेक्ट आ रहा है, तो शायद आपको इसमें बीच में थोड़ा ना दिखाई दे रहा हो, इसीलिए आप मैं जो बोल रहा हूँ उसे लिखते चलिए। और ये क्या है, ये किस तरीके से याद होगा, कैसे याद होगा, मैं इसे अभी 1 मिनट में, देखिए
पहले आप ये और लिखिए, याद करने का तरीका, याद करने का तरीका, याद करने का तरीका कैसे करेंगे, देखिए अघोष और घोष 12 श स स, देखिए ये क्या है, याद करने का तरीका। अघोष 12 यानी पहला और दूसरा, 12 का क्या है, पहला और दूसरा, श श स, ठीक है। अब देखिए याद कैसे होगा, अघोष ये क्या है, अघोष। देखिए हिंदी में दोस्तों ज्यादातर क्या होता है कि अगर जहां भी किसी के सामने अ लग जाए ना, यानी देखिए पहले आप घोष, घोष क्या होता है, घोष होता है स्वर यंत्र ध्वनि में कंपन, स्वर यंत्र ध्वनि में कंपन, क्या था, घोष, घोष किसे कहते हैं, स्वर यंत्र ध्वनि में कंपन, स्वर यंत्र ध्वनि में कंपन को क्या कहते हैं, घोष कहते हैं। अब बात आती है कि स्वर यंत्र ध्वनि में कंपन होगा कि नहीं होगा। अब जिसके सामने अ लग जाए, हिंदी में ज्यादातर क्या होता है कि अगर जिसके सामने अ लग जाए ना, तो अ नहीं का अर्थ देता है, किसका, नहीं का। तो देखिए यहां स्वर यंत्र ध्वनि में कंपन की बात चल रही है ना, अब अ हिंदी में किसका अर्थ देता है, नहीं का। तो स्वर यंत्र ध्वनि में कंपन ना हो, स्वर यंत्र ध्वनि में कंपन ना हो, उन्हें क्या कहते हैं, अघोष व्यंजन कहते हैं। दोस्तों समझे या नहीं समझे, बोलो हाँ या ना। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ गए होंगे। यानी घोष, बस आप ये पकड़िए, छोटी सी लाइन बस आप ये पकड़िए, ये स्वतः ही अपने आप याद हो जाएगी। अब ये कैसे याद रहेंगे इसको भी बताऊंगा। घोष कहते हैं स्वर यंत्र ध्वनि में कंपन को क्या कहते हैं, स्वर यंत्र ध्वनि में कंपन को कहते हैं घोष, क्या कहते हैं, घोष। अब जिसके सामने अ लग जाए, जिसके सामने अ लग जाए, तो अ लग जाए किसका अर्थ देगा, नहीं का, देगा नहीं देगा। अगर जिसके सामने अ लग जाए तो किसका अर्थ देगा, नहीं का। अब जिस यानी स्वर यंत्र ध्वनि में फिर कंपन होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके सामने क्या आ गया, अ। उम्मीद करता हूं दोस्तों अब तो आप आगे की हेडिंग यानी घोष व्यंजन क्या है ये भी समझ गए होंगे। अब वहां पे अ नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, अ। पूरी परिभाषा यही रहेगी जिसमें बस ना नहीं रहेगा, यानी ना हट जाएगा, तो वो क्या हो जाएगी, घोष की, क्या हो जाएगी, घोष की। आपको स्क्रीनशॉट लेना है वो लीजिए। दोस्तों मैं कहता हूं कि आप इसे एक कोने पे इसे लिख लेना बस, और इसे समझ लेना। ये उम्मीद करता हूं समझ में तो आ गई होगी। आप इसे फिर भी लिख लेना, आप ये तो लिखोगे, अगर आप लिखना यानी नोट्स बना रहे हो, मैं हिंदी के पूरे नोट्स बनवाऊंगा, यानी वो हर चीज़ कराऊंगा जो एग्जाम में आती है। और अगर आप ढंग से नोट्स बना ही रहे हो तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, आप वो पकड़ना, परिभाषा याद करने की ज़रूरत रहेगी नहीं, बस स्वतः ही अपने आप याद हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। अब देखिए अघोष, अब याद कैसे रहेगा, अ यानी आगे, अ अगर आगे लिखोगे, देखिए अ, अघोष, अघोष क्या है, अ यानी आगे। अपने दिमाग से सोचिए ना, अपने दिमाग से सोचिए, अपने दिमाग से स्वतः ही बनाइए। यानी ये ट्रिक क्या है, ट्रिक पढ़ने में कुछ नहीं होती, ट्रिक पता है, जब ट्रिक के साथ आप पढ़ते हो ना, तो बस इतना होता है कि आपका जो दिमाग है ना, आपका यानी आपका दिमाग पूरे फोकस के साथ उसे पढ़ता है, पूरे फोकस के साथ, बस यही ट्रिक होती है। और अगर पूरे फोकस के साथ बिना ट्रिक के भी पढ़ोगे ना आप, वो भी आपके जहन में बैठ जाएगी, ये मेरी गारंटी है। आप इतने फोकस के साथ पढ़ते हो कि पता है दिमाग में हमारे क्या बैठ जाती है, दिमाग में हमारी ये बैठ जाती है कि हम पढ़ रहे हैं किससे, ट्रिक से।
अब हमको 100% याद रहेगा, 100%। तो ये क्या आपके दिमाग ने ये पहले ही पढ़ ली कि अब हमें याद रहेगा, तब याद रहती है। यानी पूरे फोकस के साथ वो चीज़ें पढ़ी, वो होती है ट्रिक। क्या होती है? ट्रिक। ऐसी उल्टी सीधी कुछ ना कुछ आप अपने दिमाग से कुछ ना कुछ ट्रिक, किसी चीज़ को याद कर रहे हो तो कोई ना कोई उससे रिलेटेड आप ट्रिक सोचिए, उसे जोड़िए। आप जोड़ के पढ़ोगे, आपका दिमाग यानी इतने फोकस के साथ उस चीज़ को पढ़ता है कि आपको स्वतः ही वो बहुत जल्द याद हो जाती है, बहुत जल्द। बस उसे ही कहते हैं ट्रिक, और कुछ नहीं होती ट्रिक, बस उसे ही कहते हैं ट्रिक। यानी अघोष यानी आगे, आगे यानी आगे के क्या? आगे के दो, हर वर्ग में से दो निकालो। क वर्ग में से दो निकालो, ट वर्ग में से निकालो, त वर्ग में से निकालो, हर वर्ग में से दो दो। तो यानी पहला और दूसरा, पहला और दूसरा वर्ण क्या होगा? अघोष व्यंजन होगा। कैसा होगा? अघोष व्यंजन। अब श श स, श श स, बस ये क्या है? अघोष व्यंजन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ गए होंगे आप। रटना कुछ भी नहीं है, जो रटना, हाँ रटने वाली होती हैं थोड़ी बहुत चीज़ें, लेकिन इतनी नहीं होती। देखिए अब हेडिंग आती है हमारी क्या? घोष व्यंजन। किसकी? घोष व्यंजन। घोष व्यंजन। अरे आप चीज़ों को जब समझ जाएंगे तो एग्जाम में जाएंगे तो एग्जाम में तो लिखा हुआ स्वतः ही आएगा। जरूरी है कोई किताब की, यानी किताब में हूबहू जो लिखा है उसे रटे नहीं, उसे समझो। और लिखा हुआ तो आपके सामने आएगा, उसे पढ़ोगे तुरंत समझ जाओगे। तो रटने की जरूरत क्या है? सिर्फ समझने की जरूरत है ना। लिखा हुआ तो एग्जाम में भी आएगा आपके सामने, पढ़ोगे खुद में खुद समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले तो आपको घर पे मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए अब अघोष यानी घोष, स्वर यंत्र ध्वनि में कंपन, और अ लग गया, अ अगर लगाए तो ना, यानी नहीं का अर्थ देगा। अब इसमें अ नहीं है तो सारी परिभाषा ये हो जाएगी, और बस इसमें क्या नहीं आएगा? ना, यानी नहीं नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इसमें आ नहीं है। अगर आ लग जाए, हिंदी में आ लग जाए तो किसका अर्थ देगा? नहीं का। अब इसमें आ नहीं है तो देखिए परिभाषा क्या होगी? जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के, जिन व्यंजनों के, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्र ध्वनि में, स्वर यंत्र, स्वर यंत्र ध्वनि में, स्वर यंत्र ध्वनि में कंपन उत्पन्न होता है, कंपन कंपन उत्पन्न होता है, उन्हें घोष व्यंजन कहते हैं। उन्हें घोष व्यंजन उन्हें घोष व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्र ध्वनि में कंपन उत्पन्न होता है उन्हें घोष व्यंजन कहते हैं, उन्हें घोष व्यंजन कहते हैं। देखिए अब हर वर्ग का, हर वर्ग का, देखिए इसमें क्या आया? पहला, पहला और दूसरा आया ना। अब उसमें क्या रह गया? उसमें तीसरा, चौथा और पांचवा। लिखिए हर वर्ग का, हर वर्ग का तीसरा, तीसरा कॉमा चौथा कॉमा चौथा कॉमा पांचवा, पांचवा। अब इसमें स आ गए। अब ह रह गया, ह रहा या नहीं रहा? देखिए ह को लास्ट में लिखेंगे, अंतस्थ
अंतः, अंतस्थ, अंतस्थ और ह, और ह। ये क्या है? ये सभी घोष व्यंजन, घोष व्यंजन घोष व्यंजन कहलाएंगे, कहलाएंगे, कहलाएंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपको बीच में दिखाई न दे रहा हो, इसीलिए मैं खुद अपने मुंह से बोल रहा हूँ, सुनिए, लिखिए। अगली वीडियो में आपको ये समस्या नहीं पाएगी, मैं पहले से उसे ऐसा सेट कर दूंगा, यानी अगली वीडियो से आपको ये समस्या नहीं पाएगी। वो क्या है ना, उसे एक छोटा बच्चा गिरा गया है। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, और इसमें बच क्या गया? अंतस्थ। अब इसमें से क्या बचा? ह। श स स ह होता है ना। अब इसमें से क्या बचा? ह, तो इसमें ह आ जाएगा। ये सभी क्या होते हैं? घोष व्यंजन। क्या होते हैं? घोष व्यंजन। और देखिए इसमें क्या आ जाएंगे? सारे स्वर, यानी सभी स्वर किस में आएंगे? और सभी स्वर, और सभी स्वर किस में आएंगे? अघोष व्यंजन में। याद करने का तरीका मैं अभी अभी लिखता हूं। याद करने का तरीका लिखिए। याद करने का तरीका देखिए। याद करने का तरीका, याद करने का तरीका। घोष 345, अंतस्थ ह। बस याद करने का तरीका 345, 345, 3, 4, 5, यानी तीसरा, चौथा और पांचवा, अंतस्थ और ह। और सभी स्वर किस में आते हैं? घोष में। याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, इतना इंपॉर्टेंट है, यानी हर लाइन, हर वर्ण अपने आप में एक प्रश्न है, अपने आप में एक प्रश्न है। इसके तुरंत बाद अभ्यास आएगा, यानी प्रैक्टिस सेट आएगा इसी पे लिख लिख के। तब देखना कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। हर लाइन यानी हर वर्ण अपने आप में एक प्रश्न है। क्या है? प्रश्न है। इसके तुरंत बाद, सॉरी दोस्तों, देखिए मैं वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन अब कंटिन्यू आएंगे 2 या 1 डेली, कुछ वीडियो डेली आएंगे, कुछ 1-2 गैप के बाद, 1-2 गैप के बाद। देखिए काम बहुत है, इतना ज़्यादा काम है कि पूछो मत। अपना भी देखना, फिर ये भी देखना, एडिट करना, यानी इन चीज़ों में टाइम लगता है। और ये मैं बोर्ड लेके आया, वो बहुत छोटा बोर्ड था दोस्तों, अब मैं ये बड़ा बोर्ड लेके आया हूँ, फिर ये ऐप आया। अब थोड़े थोड़े ऐसे ही चीज़ें मैं लेके आ रहा हूँ, और हो जाएगा दोस्तों, सब आपके प्यार से सब हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? ये चैप्टर तब हो जाएगा, इसके बाद रिवीजन इसी चैप्टर का, इसके बाद रिवीजन, फिर रिवीजन के तुरंत बाद प्रैक्टिस सेट। क्या? प्रैक्टिस सेट। ये कोशिश करूँगा मैं कि रिवीजन लेके आऊँ आपका, फिर उसके बाद मैं वो लेके प्रैक्टिस लेके आऊँ, क्योंकि तब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक हम नहीं जानेंगे हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, क्या देखा, क्या आया, कितना हम सीखे, क्या क्या एग्जाम में आता है, ये देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। यूँ तो भेड़ चाल इतनी है कि पूछो मत, इतनी क्वालिटी लेके बैठे हैं,
और ये ही नहीं पता कि बच्चों के जहन में वो बातें कैसे बिठाई जाए। 4-4, 5-5, 10-10 लाख रुपए लगा के बैठे हैं, 20-20 लाख का स्टूडियो बनवा रहे हैं लोग, लेकिन ये नहीं पता कि बच्चों के जहन में कैसे वो चीज़ें जहन में कैसे बैठानी है। देखिए दोस्तों, मेहनत खुद की जाती है। आप कहीं पे, मैं आपको क्लियर बता दूं, आप कहीं पे पर्सनैलिटी देख के यानी क्वालिटी देख के जाएं, चलो मानता हूं कि होती हैं सब कुछ चीज़ें, लेकिन जब तक आप खुद नहीं मेहनत करोगे, कहीं भी चले जाना, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाना, आप कुछ कर नहीं पाओगे। और अपने घर से जहाँ भी हो, आप जैसी स्थिति में हो, अगर खुद ने मेहनत शुरू करना यानी खुद ने मेहनत करना शुरू कर दिया तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। कोचिंग ये क्या होता है? ये होते हैं एक रास्ते, चलना आपको ही है, मंजिल आपको ही यानी मंजिल आप पाओगे, रास्ता आपको तय करना है, ना कि किसी और को। एक बार पूछिए, 2 बार पूछिए, 3 बार पूछिए, रास्ता आप पूछ सकते हो, लेकिन आपकी जगह कोई जा नहीं सकता। आप ही जाओगे, आपको ही चलना पड़ेगा, आपको ही थकना पड़ेगा, सब काम आपके होंगे और खुशी भी आपको मिलेगी जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा।